हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं राजनीतिक विषय पर एक वीडियो बना रहा हूं। देश की जनता जितना ही राजनीतिक रूप से जागरूक होती है, उतना ही वह सामाजिक आर्थिक अन्याय के खिलाफ सतर्क हो जाती है। सवाल यह था बीजेपी मुक्त भारत की। मोदी जी जब 2014 का चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है। उस समय जो नए लोग होंगे जिनकी उम्र आज उस समय 10 साल थी, आज 20 साल हुई है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन उस समय जिनकी उम्र 20 से 22 साल थी या उससे बड़े थे, थोड़ा अपने दिमाग को हिलाकर पीछे जाइए तो आपको पता चलेगा कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। थोड़ी उनकी लोकप्रियता कम हो गई थी जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा देने से। हाँ, ये लोग ये सब करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, किसमें ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। लेकिन सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन इंदौर से अपराजेय नेता रही हैं बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में आई है कल्याण सिंह, कलराज मिश्र। लेकिन सबको एक नियम बना करके कि इतने उम्र से ऊपर वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाहर कर दिया गया। उनको बोलने नहीं दिया गया। जबकि उस बार तो चुनाव में आए थे, लोकसभा के अहमदाबाद से जीते थे आडवाणी जी। लेकिन आप लोग पुरानी फूट निकाल लीजिएगा, आडवाणी जी सदन में बोलना चाहते हैं, उनको स्पीकर मना कर देते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, खड़ा होते हैं, नहीं बोल पाते हैं। बाद में आपने देखा होगा कई मंचों पर आडवाणी जी पीएम जी को ऐसे कर रहे हैं, अपने ही शिष्य को, और वो उनका प्रणाम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी को तो आपने चाहे जो कहा, कांग्रेस मुक्त भारत कहा, लेकिन आडवाणी को बंद कर देना क्यों? लालू प्रसाद यादव जी बीमार भी हैं, जेल में भी रहे हैं और उम्र के हिसाब से अब बुजुर्ग नेताओं में हैं, लेकिन वो तो हमेशा अपनी पार्टी को सुझाव दे रहे हैं और कीमती बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव जी बीमार होने तक, आखिरी समय तक अपने पार्टी को सुझाव दे रहे थे। मनमोहन सिंह जी हों, मोतीलाल वोरा जी हों, खड़गे साहब को तो अध्यक्ष बना दिया गया है। ये सारी पार्टियां बुजुर्गों का लाभ ले रही हैं। हमारी संस्कृति में रहा है कि बुजुर्गों का आदर करो, उनसे कुछ सीखो। ठीक है, बदलाव के समय के हिसाब से वो नहीं फिट बैठ पाते हैं, तो क्या उनको कहीं मार्गदर्शक मंडल में पैक कर दिया जाए? कभी आपने सुना विगत 9 वर्षों से आडवाणी जी ने कोई सुझाव दिया है देश को? तो आडवाणी मुक्त भारत किसने किया है? और अगर आडवाणी मुक्त भारत हुआ तो क्या वो बीजेपी मुक्त भारत नहीं है? सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी पहले कार्यकाल में एनडीए के, मोदी जी के। वो विदेश शायद ही कभी आती थी। हाँ, विदेश से लौटते समय और जाते समय प्रधानमंत्री जी का एयरपोर्ट पर स्वागत करते हमेशा दिखती थी। जबकि वो अंग्रेजी में उनकी बहुत अच्छी दक्षता थी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, बहुत अच्छी वक्ता। उनके सामने प्रधानमंत्री जी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। सुषमा स्वराज जी की बोलने की क्षमता के आधार पर अगर मूल्यांकन किया जाए तो यूएनओ में जाकर के उन्होंने कहा भी था कि हम 70 साल की उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकते, 70 साल में देश बहुत आगे बढ़ा। खैर, तो सबको लेकर भी चलने वाली थी। 2014 में आपने उस समय के वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाया, तो वो जिनको लगाया वो बीजेपी के पार्ट थे, तो उतना बीजेपी मुक्त हो गई। तो वो उतना जब भारत उन नेताओं से मुक्त हुआ तो उतने हिस्सा तक बीजेपी मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? फिर इसके बाद आप अपने बराबर वाले नेताओं को हटा रहे हैं, महत्व घटा दिया आपने सारे अपने बराबर के नेताओं को। अब इसके बाद जो तीसरा चरण चल रहा है, अब अपने से नीचे वाले नेताओं को, नीचे का मतलब जो प्रोटोकॉल में नीचे हैं, चाहे वो शिवराज चौहान जी हों, चाहे वो रमन सिंह जी हों, वसुंधरा राजे जी से रोज टकराव दिखाई देता है। आप इस तरह से वहां दिखाते हैं कि आप ही के दम पर होगा। राज्यों के चुनावों में आप इस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन अपनी पार्टी तो अगर इन सारे नेताओं को हटा दिया जाए
जो अभी मैं उन नेताओं का नाम गिना रहा हूं जो बहुत सक्रिय राजनीति में है, और जिनको हटा दिया गया, अगर उनकी लिस्ट गिना दी जाए तो बहुत बड़ी है। उमा भारती जी कहीं दिखती हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कहीं दिखते हैं, कहीं हैं, कीर्ति आजाद जी की कोई बात सुनी गई। अब वरुण गांधी भी किनारे लगाए जा रहे हैं। आप कहेंगे सब विद्रोही लोग हैं, हो सकता है, होते हैं हर पार्टी में विद्रोही, लेकिन जिस कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आप लगा रहे थे, उस कांग्रेस से लगभग 80 लोगों को आपने लिया है, 80 से ज़्यादा लोगों को। मैं कोई गिन के डेटा नहीं लाया हूं, लेकिन मैं जो बोलता हूं उससे ज़्यादा ही मिलेगा। 80 से ज़्यादा सांसद बीजेपी के इस समय वही हैं जो कांग्रेस के घरानों के नेता हैं, घरानों के नेता हैं। जी हाँ, जितिन प्रसाद, और गिन लीजिए, जगदम्बिका पाल जी, और गिनिए, हर तरफ गिनिए ना। तो हमको कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत आप, और कांग्रेस के नेताओं को या तो अपनी पार्टी में जहां हैं वहीं हैं वो, और या फिर आपकी पार्टी में जाकर के भी वो भारत में हैं, यानी सत्ता में हैं, राजनीति में हैं। और आपकी अपनी पार्टी के जो नेता थे उनको आपने किनारे लगा दिया, दबा दिया, हटा दिया। तो वास्तव में तो बीजेपी मुक्त भारत हो रहा है। हां, आपकी बीजेपी में, मोदी जी की बीजेपी में राजद के भी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं। जी हां, रामनरेश अग्रवाल जी किस पार्टी के हैं? पहले कांग्रेस के थे, फिर सपा के थे। अरे गौरव भाटिया जी को ही देख लीजिए, है ना। ये लोग कितना पानी पी पी कर कहते हैं कि तुम्हारे काल में तो उपद्रववाद होता था। जब इधर थे तो इधर के हिसाब से बचाव करते थे, उधर गए तो उधर के हिसाब से कर रहे हैं। सिंधिया जी, कृष्णा तीरथ जी, न जाने कितने नेता हैं। मैं 80 कम बोल रहा हूं, शायद 80 गुणे 2 करिए, कांग्रेस के उतने नेता इस समय बीजेपी में हैं। कुछ तो सीधे ही हैं, कुछ वो हैं जिनके बाप दादे कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। तो कांग्रेस मुक्त भारत करके आपने क्या किया? कांग्रेस के विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को अपने पार्टी में लिया और अपने पार्टी के अच्छे और लोकप्रिय नेताओं को आपने किनारे लगा दिया अपनी लोकप्रियता के आधार पर। तो वास्तव में उतने नेताओं से आपने भारत को बीजेपी मुक्त कर दिया। अब जरा इसका हम चुनावी विश्लेषण करेंगे, बस थोड़ी देर और हमारे साथ आप रहिए और वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करिए, स्पीड भले तेज करनी पड़े। जम्मू कश्मीर में चुनाव ही न हो इस नाते हुआ तो अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख में चुनाव होगा नहीं, जम्मू कश्मीर में न जाने कब होगा, 2019 से वहाँ चुनाव नहीं हुआ। और एक बात बता दें कि जिस इलाके में विधानसभा नहीं होती है वहाँ से राज्यसभा में भी प्रतिनिधि नहीं आता है, क्योंकि विधायक ही राज्यसभा के लिए मेंबर चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ न तो राज्यसभा भाग लेती है वहाँ से और न विधानसभा भाग लेती है, केवल वहाँ का लोकसभा का एमपी ही भाग लेता है। जबकि अन्य इलाकों में जहाँ विधानसभा होती है वहाँ के विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, वहाँ से राज्यसभा के सदस्य भी देते हैं, और लोकसभा तो पूरे भारत में हर जगह होती है, हर जगह को सीट में बांटा गया है। यानी कि जब किसी राज्य को आप संघ शासित बना देते हैं और विधानसभा हटा देते हैं वहाँ की, तो वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रतिनिधित्व के हिसाब से घट जाता है, कम हो जाता है, वहाँ लोकतंत्र डाउन हो जाता है। इसी नाते अब तक में क्या हुआ था कि केंद्र शासित प्रदेशों में या तो विधानसभाएं बनाई गई, यानी उस दिशा में हम चले, या फिर और ज़्यादा उनको बढ़ा करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मोदी जी आज़ादी के बाद की पहली सरकार है जो किसी पूर्ण राज्य को उल्टा करके संघ शासित बना दिए, और जहां संघ शासित पहले से था, विधानसभा थी दिल्ली में, वहां उस दिल्ली की विधानसभा की सारे पावर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कुचल दिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए काम करवा रहे हैं। जहां पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं और पूर्ण राज्य है, वहां भी गवर्नर 3-3 साल से विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। उन गवर्नरों को संविधान बताने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के मतलब प्रधानमंत्री और दिल्ली के मंत्रिपरिषद की है, भारत सरकार की होती है।
ऐसे गवर्नरों को संदेश देने की। यानी वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब केंद्र सरकार के कहने पर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर भी डांट लगाई है कि ये तो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। अब जरा चुनाव में चलते हैं, क्योंकि बात है कि 3 दिसंबर के बाद क्या होगा और बीजेपी मुक्त भारत कैसे। हम चाहे इधर से चले, चाहे इधर से चले, चाहे इधर से चले या इधर से चले, चलिए हम ऊपर से ही चल लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव ही नहीं होगा, और जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा बनेगी तब देखा जाएगा। अभी वहाँ केंद्र की सत्ता में होने के कारण से मोदी सरकार ही वहाँ नियंत्रण बनाए हुए है। जो दिल्ली में बैठेगा उसी का नियंत्रण होगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी गायब, पंजाब में न है न आने की कोई संभावना है, क्योंकि अकाली दल से गठबंधन था, खत्म हो गए। आगे चलते हैं, हरियाणा में कभी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब समर्थन की सरकार है, गठजोड़ की, जजपा है साथ में। अब वो कब तक उनको ढोएंगे या रहेंगे। एनडीए के सारे दल एक एक करके हट गए, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना हो, जेडीयू हो या और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हों, सब हट गई। छोटी छोटी चिंदी पार्टियां ही अब बची हैं। तो अभी देखते हैं, राजस्थान में अभी तो नहीं है बीजेपी, लेकिन चुनाव में दोनों तरफ बातें हो सकती हैं। गुजरात में पूर्ण बहुमत में आए हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आए हैं, उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत में आए हैं। तो पूर्ण बहुमत के राज्य जरा बीजेपी के अपने देखिएगा, गुजरात 1, उत्तराखंड 2, उत्तर प्रदेश 3। इन 3 के अलावा कोई राज्य बताइए जहां बीजेपी की सरकार हो। जी हां, इधर का छोड़ दीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, चलिए हम चुनाव के आधार पर बात कर लेते हैं। इन 3 राज्यों को छोड़कर मेरे दोस्तों और राजनीतिक रूप से मुझसे असहमति रखने वाले मेरे मित्रों, आप भी बताइए कि 1, 2, 3 भारत में 28 राज्य हैं। 8 राज्यों को, सिक्किम के सहित, असम सहित मैं 8 राज्यों को छोड़ दे रहा हूं। 20 राज्यों में से बीजेपी के कितने राज्यों में सरकारें हैं साहब, जो इनकी खुद की चुनी हुई सरकार हो। छीनी हुई सरकार आप एक यहां देख लेंगे, एक यहां देख लेंगे। ये कितने दिन चलेगी, ये कितने दिन चलेगी। तो इतनी तो लोकप्रियता आपकी नहीं है कि आप वहां की सरकार बनवा दें। हम इन 8 राज्यों को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि यहां की गणना करना थोड़ा टेढ़ी खीर होती है। अभी इसको छोड़ देते हैं। एक गुजरात में, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड। इन 3 राज्यों को छोड़ करके 3/20 को छोड़कर जरा बताइए कि कहां मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। 3/20 चुनी हुई सरकार कितनी है, 20 में से 3 राज्यों में, यही है ना। अब चलते हैं छीनी हुई सरकारें। छीनी हुई सरकारें 1 और 2, कर्नाटक तो गई, तो 2/20। और गठबंधन की सरकार जहां ये चला रहे हैं, हरियाणा। और ऐसे पेंट किया जाता है कैनवस पर मानो मोदी पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हों, नहीं है। और हर जगह यहां भी अकेले सरकार नहीं है, यही केवल है। अगर सही से हम जांच दें तो न यहां इनकी अकेले की सरकार है, न यहां। अनुप्रिया पटेल जी का वोट कहां है। अगर राजभर जी इनके साथ उस समय रहे होंगे चुनाव में तो उनका वोट कहां है। तमाम छोटे छोटे दलों को जो जात की पार्टियां बनाई गई हैं और जात के नाम पर उनके मतदाता वोट कर देते हैं, वो सब तो साथ में जुड़े हुए हैं। क्या हरियाणा से जजपा अगर निकल जाए तो सरकार नहीं गिर जाएगी। यहां शिवसेना और अजीत पवार को तोड़ करके एनसीपी को सरकार चल रही है, छीनी हुई सरकार है। तो अगर स्थिति को देखें तो यही स्थिति है। और आगे चलते हैं, इधर चलेंगे तो असम में पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। मणिपुर में सरकार थी, लेकिन जो हिंसा हुई है उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी मिजोरम तक नहीं जा पा रहे हैं, चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने साथ में रैली करने से मना किया है। इनका क्या असर होगा अभी इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो बीजेपी मुक्त भारत की तरफ दिख रही हैं।
और मैं बीजेपी मुक्त भारत चुनाव से नहीं कह रहा हूं, मेरी चर्चा हुई है जो नेताओं को हटा दिया आपने। क्यों उमा भारती कम लोकप्रिय थी क्या राम मंदिर आंदोलन में? और राम मंदिर का ही नारा आप लगा रहे हैं। फिर आगे आइए, वैसे तो ये मीडिया की खबरें हो सकती हैं, बाइट हो सकती हैं, लेकिन आए दिन ऐसा लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी निशाने पर हैं। क्यों है इसका मैं एक कारण बता सकता हूं। कोई कहेगा कि आप मीडिया की बातों को बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पे है। जी नहीं, इस समय बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, केवल एकमात्र योगी जी ही हैं जिनका अपना खुद का एक वजूद दिखाई दे रहा है, जो ताकतवर दिखाई देते हैं। आप उनकी विचारधारा से सहमत हो असहमत हो बात अलग है, लेकिन बीजेपी की कैनवस में, बीजेपी की राजनीति में उन्हीं का एक दम है, उन्हीं का एक दमखम दिखाई देता है। तो शेष राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो महत्वपूर्ण थे उनको हटाने का, मिटाने का काम किसने किया? इसीलिए मैंने कहा कि कहीं साहब ही तो बीजेपी मुक्त भारत नहीं कर देंगे। आडवाणी जी को जैसे आपने चुप कराया, वैसे ही शिवराज और वसुंधरा को भी। हां, समर्थक जो मोदी जी के समर्थक हैं, अगर वो बीजेपी के पूरे समर्थक होते तो कहते कि ये तो थोड़ा गलत हो रहा है। आए तो थे सोनिया गांधी जी को चुप कराने। वैसे तो किसी को चुप कराना ठीक नहीं, लेकिन राजनीतिक जुगाली चलती है, वो तो बोलते जा रही हैं। लालू जी को बंद कराने आए थे, चुप कराने आए थे, वो तो बोलते जा रहे हैं। गठबंधन बनाए चले गए, आगे बढ़ गए। ममता बनर्जी जी को चुप करा रहे थे, आगे बढ़ती चली गई। मुलायम सिंह यादव जी ने आपको आशीर्वाद दिया था दोबारा चुनकर आइए, लेकिन उनकी पार्टी आपसे बहुत दूर खड़ी है और आप अपने नेताओं को कद घटाते जा रहे हैं। पहली बार मैं देखता हूं कि कहीं पोस्टर देखा, ये मैं दिल्ली गया था, एक पोस्टर में देखा, एक नहीं सैकड़ों पोस्टर देखा कनॉट प्लेस पर। मोदी जी के बगल में योगी जी की तस्वीर है, लेकिन जैसे कोई माँ और बच्चा हो, कोई बाप बेटा हो, कोई बड़ा हाथी के नीचे छोटा बच्चा हो, या यूं कह दे कि पुरुष के बगल में स्त्री हो। किसी को इससे आपत्ति मत करिएगा कोई। हर फोटो में मोदी जी की बड़ी फोटो, बगल में योगी जी की छोटी करके फोटो। ये क्या तरीका है? ये कौन सा लोकतंत्र है? नेहरू जी ने सिखाया था, वो ऐसा कभी नहीं करते थे। क्या हो गया अगर दोनों की फोटो बराबर पे रहेंगी? क्या है, हां आगे पीछे कर लीजिए। और अगर आप प्रधानमंत्री हैं, बड़ी होनी चाहिए, तो शिवराज सिंह चौहान की क्यों छोटी कर दिया? उनके अपने नेताओं के बीच में रख दिया उनको। सवाल तो बनेगा। तो आज की इस व्याख्यान से, इस चर्चा से हमने क्या समझा है? हमने ये समझा है कि मोदी जी जो इस समय पार्टी को लीड कर रहे हैं, वास्तव में अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, इनका जो अपने ही नेताओं के प्रति रवैया है वो ऐसा है कि पार्टी दिन प्रतिदिन लोकप्रिय नेताओं से वंचित होते जा रही है, और ये किसी भी पार्टी के लिए शुभ नहीं होता है। इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत तो कर नहीं पाए, बीजेपी मुक्त भारत करते जा रहे हैं। और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें हमको ये बात कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, मोदी जी वहां के क्षेत्रीय नेताओं को एकदम किनारे लगा करके अपने कैबिनेट मंत्रियों को भेजे हैं, या खुद आकर वहां प्रचार कर रहे हैं और वोट मांगते हैं, कमल के नाम पर बोलते हैं हमें ही मिलेगा। यानी अगर इस चुनाव में परिणाम इनके खिलाफ आए तो ये इनका चुनाव का परिणाम माना जाएगा। हार होगी तो इनकी होगी और जीत भी इन्हीं की होगी। इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्होंने क्षेत्रीय नेताओं का सुपड़ा साफ कर दिया है। बिल्कुल जो नेता थोड़े भी लोकप्रिय थे वहां पर खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ क्या चल रहा है, इस पर हमने चर्चा की ही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।